तो चलिए अब हम यहां पर इस टॉपिक में हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स थे हमने वहां पर इंट्रोडक्शन एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन किया। देन उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कशन किया कि क्या होता है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज हमने वहां पर डिस्कशन किया कि चार्ज क्या होता है। देन हमने वहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी डिस्कशन किया। अब आता है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है ये हम यहां पर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं यहां पर ओम्स लॉ क्या है, कौन है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या कहा, यहां ओम्स लॉ ने कहा कि भाई द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक एलिमेंट, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक एलिमेंट और वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन इट्स एंड्स। यानी कि जो मेटेलिक वायर में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो करंट आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके बोथ एंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। सीधी सी बात, सिंपल सी बात क्या कह रहा है, वापस से मैं बोलता हूं कि जो वायर है उस वायर में करंट जितना फ्लो हो रहा है वो करंट, द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक एलिमेंट और वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल है? जो बैटरी लगाई गई है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके बोथ एंड्स पर लगाया गया है कंडक्टर के, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है आपके यहां पर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर में यहां पर चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर आपके यहां पर टेम्परेचर चेंजेस होता है तो उस कंडीशन में यहां पर क्या होगा, आपका मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस जो है चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो हमेशा आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर में वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपने एक शब्द सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी में क्या होता है कि टेम्परेचर को बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर ले जाया जाता है और उसमें क्या होता है आपके यहां पर कि जो मेटेलिक वायर होता है वो मेटेलिक वायर आपका बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से फ्लो होता है, रेजिस्टेंस जीरो रेजिस्टेंस हो जाता है। मर्क्यूरी जैसे है तो जीरो रेजिस्टेंस हो जाता है, बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, उसे हम सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि टेम्परेचर को क्या कर दिया हमने, जीरो पर लेकर, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर हो सकता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज उठे कि भाई टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है ऐसा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके मेटेलिक वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक रैंडम मोशन, इनकी रैंडमनेस बढ़ जाती है, और अगर रैंडमनेस बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में कॉलिजन ज्यादा होने लग जाते हैं, और कॉलिजन ज्यादा होने लगेंगे तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और रेजिस्टेंस जो है, इलेक्ट्रॉन इतने इजीली नहीं जा पाते और ज्यादा उनमें रैंडमनेस आ जाती है और रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाता है। इसलिए यहां पर कहा गया है आपसे कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। आपको ये बात समझ में आई गई कि यहां पर ये कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर में जो हमने यहां पर अगर ये बल्ब है या कुछ भी है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपके किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो इसमें करंट का फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। ये प्लस है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है। आपकी जो ये करंट का फ्लो हो रहा है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहां पर अप्लाई किया है उसके। क्लियर है? तो इसे अगर मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, I is directly proportional to the V। अच्छा, यहां पर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने की जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। ये जो करंट है ये इस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो आपके यहां पर क्या होगा, अगर आप यहां पर वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो आपके क्या होगा, करंट भी इंक्रीज होगा उसी रेस्पेक्ट में, उसी रेशियो में आपके यहां पर करंट भी इंक्रीज होगा। अब यहां से मैं अगर आपके ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूं तो उस कंडीशन में मेरे पास क्या आएगा, यहां पर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये तो लिख दिया है हमने, तो इसे लिखते क्या है, V इक्वल टू आई आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, मैं क्या लिखता हूं इसको, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I, और यहां पर कहां गया भाई, कहां गया, हाँ ये देखें, तो यहां क्या लिखेंगे, V इक्वल टू आई आर। ठीक,
मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया है, यानी कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज में जो आप चेंजेस करेंगे वोल्टेज में, तो आपका यहां पर करंट इंक्रीज भी होगा, क्योंकि यहां करंट को थोड़ी ना इंक्रीज किया जा सकता है, ना ही करंट को डिक्रीज किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? ना तो करंट को इंक्रीज किया जा सकता है, ना ही करंट को डिक्रीज किया जा सकता है। यहां किसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है? यहां ये जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है, ये जो पोटेंशियल अप्लाई किया है, इस पोटेंशियल को आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा। करंट जो है इसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा, पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में, ना कि करंट को चेंज करेंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा। इस चीज को ध्यान में रखना जरूर। क्या बोल रहा हूं मैं कि यहां पर पोटेंशियल को चेंजेस किया जा सकता है, पोटेंशियल से वोल्ट, यहां पर करंट चेंज होगा, वोल्ट चेंज होने से, ये वोल्ट चेंज होने से करंट चेंज होगा, ना कि करंट के चेंज होने से वोल्ट चेंज होगा। क्लियर है? अब यहां पर क्या आएगा? V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू, यहां V जो है, V के चेंजेस होने से करंट में चेंजेस होगा, इसलिए मैंने V इक्वल टू आई आर लिखा है। समझ में आ गया होगा ये आपको, V इक्वल टू आई आर। दस ओम्स लॉ क्या कहता है आपके यहां पर? ओम्स लॉ कह रहा है कि V इक्वल टू आई आर होता है, और जो R है आपका, जो प्रोपोर्शनलिटी हटा के जो ये लगाया है मैंने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R, यही आपका क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या है आपका? रेजिस्टेंस। तो R को हम क्या बोलेंगे यहां पर? R जो है आपके वो क्या है? रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है आपका R। क्लियर है? अब समझ में आ गया होगा कि R है क्या। अब R जो है ये बताया किसने था? ये ओम्स ने बताया था, ओम ने बताया था, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। और R है क्या? ये R ही आपका रेजिस्टेंस है, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या करता है? रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करता है किसको? इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में। मतलब इलेक्ट्रॉन इतनी इजीली आगे नहीं जा पाता, रीजन है यही रेजिस्टेंस। अब यहां पर अलग अलग मेटल के अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि कंडक्टर्स जो होते हैं वो कम रेजिस्टिविटी शो करते हैं, कम रेजिस्टेंस होता है। इंसुलेटर का बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, और अलॉय का उससे मेटल कंडक्टर से थोड़ा ज्यादा होता है, ये हमने बताया था। रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है? कारण क्या है? क्योंकि उसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर इस तरीके का है, उसमें बीच में आयंस थे, बीच में एटम्स थे, एटम से टकराते हुए इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इतना इजीली फ्लो नहीं हो पाता है, बार बार बीच बीच में कोलाइड करता है, और कोलाइड करने से जो उसकी एनर्जी, वो एनर्जी में लॉस होता है, और वो एनर्जी आपके हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। यह हमने यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ाया, आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया। समझ में आ गया होगा रजिस्टर। चलिए देखते हैं यहां पर क्या है। जो रजिस्टर आपने प्रैक्टिकली देखा होगा मार्केट में, वो आपने इस तरीके की मोबाइल की डिवाइसेस, एक मदरबोर्ड बोलते हैं जिसे हम, मदरबोर्ड देखा होगा, वहां पर इस तरीके का एक प्लेट देखी होगी, ग्रीन कलर की प्लेट देखी होगा आपने। ये तो थोड़े व्हाइट कलर की प्लेट है, पर जो आपका मोबाइल खोलना, कभी मोबाइल खोला होगा या कहीं आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खोले होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आपके ग्रीन कलर की एक प्लेट होती है, उस ग्रीन कलर की प्लेट में इस तरीके के लगे होते हैं, ये इस तरीके के, इन्हें हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर। यही रजिस्टर्स होते हैं। जब भी हमें क्या होता है, करंट को 230 वोल्टेज अगर हमारे घर में आ रहा है, ऐसी करंट आ रहा है हमारे, अल्टरनेटिंग करंट, तो अगर इसे डिक्रीज करना है, 230 से डिक्रीज करना है, कम करना है, तो हमें क्या लगाना पड़ता है? रेजिस्टेंस लगाने पड़ते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या कर देते हैं? उस करंट को कम कर देते हैं, है ना। तो ये रेजिस्टेंस है आपके, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये सब कुछ रेजिस्टेंस है। और एक्चुअलिटी में ये जो रेजिस्टेंस होता है वो इस तरीके का होता है, और आप जब 12th क्लास में आएंगे तब आपको इसका और अच्छे से इलैबोरेशन मिलेगा, इलैबोरेट करके आपको ये चीज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस होता है, और I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस के, यानी कि आपके रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो करंट आपके क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इस चीज को समझना, क्या कह रहा हूं मैं, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यही तो कहा मैंने, तो जो करंट, जो वोल्टेज मिलेगा, 230 वोल्टेज मिलेगा, 230 वोल्टेज मिलेगा, तो 230 पे जो करंट आपका फ्लो हो रहा है, तो अगर यहां पर हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो आपका करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और हमें यहां पर कम ही करंट चाहिए होता है। इसका आंसर हम यहां पर ये रेजिस्टेंस लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। इसका मेनली पर्पज आपको समझ में आ गया है। और यहां अगर मैं इंक्रीज करता हूं रेजिस्टेंस को, तो यहां पर आपका करंट जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि काम इसका यही है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में बाधा करना, इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने देना, इतने इजीली आगे नहीं जाने देना, है ना। अब यहां पर अलग अलग कंडक्टर्स होते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि 1 ओम जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है यहां पर ओम होती है।
रेजिस्टेंस की यूनिट जिसे हम ओम बोलते हैं, क्योंकि ओम ने इसे फाइंड आउट किया था, ओम ने पहली बार बताया था, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ओम कहेंगे। रेजिस्टेंस जो है आपका यहां पर मेटल टू मेटल वेरी होता है, मैटर टू मैटर भी वेरी होता है। जैसे कि अगर गोल्ड के बारे में हम बात करें तो गोल्ड का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। सिल्वर का अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो उसका जस्ट थोड़ा सा कम होता है। और अगर फिर मैं बात करूं कॉपर वायर की, देन एल्यूमिनियम वायर की, देन आयरन वायर की, तो इनका धीरे धीरे और भी कम होता रहता है ना। अब यहां पर जो आपके गोल्ड वायर है तो गोल्ड वायर का रेजिस्टेंस होता बहुत कम है, बट होता क्या है आपके यहां पर कि गोल्ड वायर को इतना ज्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल है, एक्सपेंसिव मेटल है इतना ज्यादा कि हम घरों की वाइंडिंग्स में इसे नहीं लगा सकते। रीजन समझ में आ गया, एक्सपेंसिव है इसलिए नहीं लगा सकते, अदरवाइज तो बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। आपकी जो फैन है, फैन में जो वाइंडिंग अगर कॉपर की है तो कॉपर की वाइंडिंग की जगह आप अगर गोल्ड की वायरिंग करते हैं, वाइंडिंग करते हैं तो बहुत तेज घूमेगा, बटन दबाते हैं इसे सर देने से बहुत तेज घूमेगा, है ना। पर नहीं करते क्योंकि एक्सपेंसिव होता है आपके वायरिंग। हम हाँ, पर कहीं जगह जब प्रिसीजन वैल्यू चाहिए होती है, बहुत बिल्कुल सटीक वैल्यूज चाहिए होती है, वहां हम क्या करते हैं, आयरन लगाते हैं, गोल्ड लगाते हैं या फिर सिल्वर की वायरिंग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सोलर पैनल्स जो होते हैं, सोलर पैनल में आपके वहां जो वो ब्लैक कलर का आपने देखा होगा, है ना, ब्लैक कलर की जो प्लेट देखी होगी, उस ब्लैक कलर की प्लेट में जो वायरिंग होती है वो सिल्वर के वायर की वो होती है। अब ऐसा नहीं कि जाकर तुम तोड़ लो उसको, निकाल लो सिल्वर, ऐसा मत करना। पर बाकी उसमें क्या होता है, सिल्वर की वायरिंग होती है ताकि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है आपके बहुत इजीली फ्लो हो। वहां बहुत प्रिसीजन चाहिए होता है, हमें करंट चाहिए होता है ना। तो कॉपर का लगाएंगे तो खामा का और ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो इसलिए हम वहां पर कॉपर का नहीं लगाते। कॉपर का कहां लगाते हैं, हमारे घर की वाइंडिंग्स में हम कॉपर का और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। समझ में आ गया आपको, मतलब कि मेटल टू मैटर भी चेंज होती है। अब यहां पर हम बात करते हैं 1 ओम क्या होता है ना। 1 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। हर चीज की जब हम बात करते हुए चल रहे थे कि 1 एम्पियर करंट कितना होगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो अब उसी दरमियान हम एक और बात कर लेते हैं कि 1 ओम क्या होता है ना। अब 1 ओम क्या होगा यहां पर, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना हो, 1 वोल्ट हो, इज अप्लाइड अक्रॉस एन एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है, जो मतलब हमने एक सर्किट बनाया है इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें 1 वोल्ट अगर आप अप्लाइड करें एलिमेंट के, एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो हो जाए, है ना, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाए, पासेस थ्रू इट, द रेजिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट विल बी कितना होगा, 1 ओम होगा। कैसे इसे मैथमेटिकली लिखना होता है, यहां हम इस चीज को समझते हैं। 1 ओम जो होगा आपका, 1 ओम क्या होगा आपका, 1 ओम इक्वल टू, अब हमें पता है क्या जानते हैं हम, R इक्वल टू, देखो यहां लिखा था हमने, क्या लिखा था, वी नो दैट कि V इक्वल टू क्या होता है आपके, IR होता है, V इक्वल टू IR, ये तो हमने पढ़ा ही था, है ना। अब V इक्वल टू IR है तो यहां R से क्या लिख दूंगा, R इक्वल टू V अपॉन I लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, भाई लिखा जा सकता है, बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, क्योंकि यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। अब 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा, जब ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, तो 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, तो 1 वोल्ट अप्लाई करने पर, 1 वोल्ट अप्लाई करने पर पोटेंशियल, 1 वोल्ट अप्लाई करने पर अगर आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो हो जाता है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपके जो रेजिस्टेंस होगा एलिमेंट का वो कितना होगा, 1 ओम आपके यहां पर रेजिस्टेंस होगा उस एलिमेंट का। क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि क्या बोला है मैंने। 1 ओम कब होगा, जब आप 1 वोल्ट अप्लाई करें और 1 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो हो जाए, तो उस एलिमेंट का जो करंट, एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम के इक्वल होगा। ओम जो है इसकी एसआई यूनिट है, और इसे किस तरीके से लिखते हैं, ये एक और ग्राफ यहां पर शो किया हुआ है आपको, ये ग्राफ है I और V के बीच में। जैसे जैसे आप V को चेंज करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में बिल्कुल एक लीनियर लाइन आपको मिलेगी। यहां पर ये लीनियर लाइन मिल रही है, यानी कि जितना आप V को चेंजेस करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में, उसी के रेशियो में आपके I भी यहां पर करंट भी आपके चेंज होता रहेगा। जिस तरीके से देखो मैंने यहां पर I को चेंज किया, V को चेंज किया, तो ये V यहां पे है तो यहां पर I आ गया, फिर यहां पर V की कोई वैल्यू तो यहां पर I की वैल्यू है,
है ना, इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल सेम रेस्पेक्ट में क्या होगा आपका करंट और आई जो है वो दोनों सेम रेस्पेक्ट में चेंज होंगे। एक हमको लीनियर लाइन मिलेगी, बिल्कुल एक सीधी लाइन मिलेगी। और अगर ये सीधी लाइन मिल रही है तो इसका मतलब है कि ये ओम्स के लॉ को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर वोल्टेज एक वोल्टेज है तो उसमें 1 एम्पियर करंट बह रहा है, 2 वोल्ट कर देता हूं तो उसमें करंट भी अब कितना बहने लग जाएगा, 2 एम्पियर का करंट फ्लो होने लग जाएगा। अगर 3 एम्पियर करंट कर देता हूं तो इसमें कितना करंट फ्लो होने लग जाएगा, 3 एम्पियर का करंट फ्लो होने लग जाएगा। 4 वोल्ट कर देता हूं तो 4 एम्पियर का करंट, 5 वोल्ट कर देता हूं तो 5 एम्पियर का करंट, इसलिए लीनियरली लाइन मिलती है हमें। और जिसमें इस तरीके से हो रहा है उसे हम बोलते हैं ओमिक मेटल्स। क्या बोलते हैं, ओमिक मेटल्स। क्या बोलते हैं हमें उसे, ओमिक मेटल्स। क्लियर है, जिसमें भी इस तरीके का ग्राफ बन रहा है उसे हम बोलेंगे ओमिक मेटल। दैट मींस कि ये ओम के लॉ को फॉलो कर रहा है। और एक और होता है नॉन ओमिक मेटल। और नॉन ओमिक मतलब कि जिसमें कि ये ग्राफ को नॉन ओमिक मेटल्स लिख देता हूं मैं। नॉन ओमिक मेटल्स में इस तरीके का ग्राफ नहीं बनेगा। नॉन ओमिक मेटल में पहले तो ये इस तरीके जाएगा और इस तरीके से घूम जाएगा, यानी कि ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं आएगा। आपका ग्राफ अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग आ रहा है आपका। वी को चेंज करें, आई अलग तरीके से चेंज होगा, तो ये नॉन ओमिक मेटल्स होंगे, यानी कि ये ओम के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर इसकी एसआई यूनिट के बारे में भी हम यहां पर बात कर लेते हैं। अपन यहीं पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह अगर बच रही है कहीं तो वो देख लेते हैं अपन, है ना। और यही हम थोड़ा सा इस वाले बॉक्स में बना देता हूं मैं, यहां पर ये बॉक्स में थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। एसआई यूनिट जो होती है इसकी आपको पता चल चुका है। एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि जो सिंबल होता है किसका, रेजिस्टेंस का, वो सिंबल कैसा होता है, इस तरीके का सिंबल होता है आपका किसका, ये ओम। ये ओम मतलब इसका मतलब ये सिंबल है किसका, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, इसे हम ओम बोलते हैं। तो ओम इस तरीके से नहीं, अब 1 ओम ऐसे 1 लिख के ये ओम लगाऊंगा, ये सिंबल लगाऊंगा, तो इसका मतलब आप आगे से समझ जाना कि मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर एक और चीज देखते हैं, ऑन व्हाट डज रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस जो है आपका किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, क्या क्या अगर चेंजेस करें हम तो यहां पर आपका रेजिस्टेंस किस किस तरीके से चेंज होगा, उसके बारे में हम यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां क्या पूछा गया आपसे, ऑन व्हाट डज रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस किन किन पर डिपेंड करता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स किन के ऊपर, ऑन इट्स लेंथ, इसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। किसकी लेंथ भाई, किसकी लेंथ, तो रेजिस्टेंस जो है उस कंडक्टिंग वायर जो लगा रहे हैं हम उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। इसका मतलब यह है कि जितना लंबा आपके कंडक्टिंग वायर होगा उतना ही ज्यादा आपके रेजिस्टेंस होगा। समझ में आ गया, यानी कि लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के। यानी कि अगर R is directly proportional to the क्या होता है, लेंथ के। R is directly proportional होता है आपके लेंथ के। और अगर लेंथ आपकी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। और लेंथ डिक्रीज होती है तो आपका यहां पर रेजिस्टेंस भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहां कहने की बात मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास ये एक वायर है, कोई छोटा सा, ये एक वायर है और एक ये दूसरा वायर, 2 वायर है, तो आप देखें कि यहां पर लेंथ किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है लेंथ इसकी ज्यादा है नीचे वाले की। अच्छा, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करता है और एक इलेक्ट्रॉन यहां से चलना स्टार्ट करता है, तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन टकराते हुए ही आगे जाएगा, है ना, कोलाइड करते हुए ही आगे जाएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से, और दूसरे जो एटम यहां ऑलरेडी प्रेजेंट है उनसे टकराते हुए ही आगे जाएगा। और यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या किसी दूसरे एटम से टकराते हुए यानी कि कोलाइड करते हुए ही आगे जाएगा। अब हो क्या रहा है आपके यहां पर कि जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो यहां पर इसको कम पाथ फॉलो करना पड़ रहा है, बट इसको ज्यादा पाथ फॉलो करना पड़ रहा है। तो यहां पर अगर इसको ज्यादा पाथ फॉलो करना पड़ रहा है तो इसको ज्यादा टकराना पड़ रहा है और इसको कम टकराना पड़ रहा है।
है ना, कम कोलाइड हो रहा है, ये ज्यादा कोलाइड हो रहा है। तो ये अगर ज्यादा कोलाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि नीचे वाले जो वायर है इसका रेजिस्टेंस जो है आपके ज्यादा है और ऊपर वाले वायर का रेजिस्टेंस आपके कम है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। अगर लेंथ बढ़ेगी तो आपके रेजिस्टेंस बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करता है, समझना इस चीज को। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझना क्या कह रहा हूं मैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर मैं एरिया को इंक्रीज करता हूं, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को, वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाता हूं, तो उस कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ गया ना? वापस से मैं बता देता हूं कि होगा क्या कि यहां पर अगर आपका रेजिस्टेंस जो है, यहां एरिया जो है आपका, वो जो वायर है, अच्छा वायर कौन सा होगा आपका, यहां पर जो वायर है आपका वो कंडक्टिंग वायर होगा, राउंड शेप में होगा, एक पाइप होगा। उस पाइप का अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देता हूं, पाई आर स्क्वायर जो होगा हमारे, है ना, सर्कल के फॉर्म में होगा, अगर ऐसे देखोगे तो सर्कल दिखेगा तुम्हें। तो अगर उसका मैं पाई आर स्क्वायर बढ़ा देता हूं, आर बढ़ा देता हूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके यहां पर एरिया बढ़ गया, और एरिया बढ़ जाएगा तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको समझ भी लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है इसके पीछे होने का, तो इसको समझ लेते हैं। यहां पर मान लीजिए आपके कि थिक वायर है, बिल्कुल, है ना, थिन वायर, सॉरी पतला वायर, और एक बिल्कुल थिक वायर, दो वायर है आपके पास, एक थिन है और एक थिक वायर है। अब यहां समझना कि यहां पर भी 5 इलेक्ट्रॉन से और इस वाले के अंदर भी 5 इलेक्ट्रॉन से, 5 इलेक्ट्रॉन से दोनों के अंदर। अब 5 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब समझना कि जब एरिया छोटा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भिड़ते हुए चलेंगे एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि एरिया कम है ना भाई, यहां एरिया कम है तो भिड़ते हुए चलेंगे एक दूसरे से। इलेक्ट्रॉन तो 5 भी है, अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहां एरिया कम है। अब सकड़ी जगह कहीं होगी, अगर बिल्कुल नैरो पैसेज होगा, बिल्कुल नैरो होगा, सकड़ी जगह होगी, तो निकलने में दिक्कत होती है ना। आपको खुद को पता होगा कि गली और एक चौड़े रोड में कितना अंतर होता है। चौड़े रोड से ऐसे चौड़े होकर निकलते हैं, गली में से सिकुड़ के निकलते हैं, ऐसा ही होता है। तो सेम एज इट इज यही है, यहां पर बिल्कुल पतला है, यहां पर बिल्कुल थिक है। थिक और थिन है दोनों वायर। तो थिन वायर मतलब कि जो पतला है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकलने में दिक्कत होगी, और इलेक्ट्रॉन को निकलने में अगर दिक्कत होगी तो रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन को यानी कि चार्ज के फ्लो में रेजिस्ट करना ही तो क्या है, रेजिस्टेंस। यानी कि मतलब चार्ज बहे नहीं, फ्लो नहीं हो, इसे ही तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसमें क्या है, कम इलेक्ट्रॉन, धीरे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, अब 5 बढ़िया चौड़ी जगह मिल गई है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो बढ़िया आराम से निकलेंगे, बहुत आराम से निकलेंगे। तो बहुत आराम से निकलेंगे तो यहां पर आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और इस कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए एक और देख लेते हैं, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, और इसे रो से डिनोट करते हैं। भाई ये रो है ना, क्या है ये, रो, RHO, रो लिखते हैं इसे, इस तरीके से रो लिखते हैं इसे, है ना। तो ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, ये रो है, और इसे इस तरीके से लिखूंगा मैं आगे से, मतलब आज के बाद अगर आप पढ़ रहे हैं इसे, तो आज के बाद आप भी इसे रो ही बोलेंगे, है ना। तो ये रो है। अब रो का मतलब क्या है, ये है नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि किस तरीके का मटेरियल है। अगर यहां पर आपके गोल्ड है तो इसका मतलब यह है कि गोल्ड का जो रेजिस्टेंस होगा वो कॉपर के रेजिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? सेम लेंथ है, 2 वायर लिए मैंने, 3 वायर लिए, चलो एक सिल्वर का लिया, एक गोल्ड का लिया, और एक कॉपर का लिया, और एक और वायर ले लिया, चलो एल्यूमिनियम का वायर ले लिया, है ना। मैं 3 वायर बना देता हूं यहां पर आपके, अच्छे से आपको समझ में आ जाए सब कुछ। हम बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हैं। 4 कलर में अलग अलग डिफरेंट बना देता हूं यहां पे आपके इस जगह पे। ये है आपके गोल्ड का वायर, गोल्ड को पीले से बना देता हूं, अच्छा येलो कलर से बना देता हूं ताकि आपको फीलिंग भी आए थोड़ी सी, है ना। तो मैं ये आपके गोल्ड वायर बना देता हूं, ये गोल्ड वायर है ना। सिल्वर वायर को बनाऊंगा तो ये तो व्हाइट ही दिखेगा यहाँ पर, तो सिल्वर को किससे दिखाएं हम, सिल्वर को हम ग्रीन से दिखा देते हैं, है ना। ये सिल्वर वायर है आपके, है ना। दूसरा एक और वायर बना देता हूं मैं आपके यहाँ पर, ये वायर आपका कॉपर मान लो, है ना।
और ये वायर एक और कॉपर, तो ये मानेंगे एल्यूमिनियम मान लो इसको, और इसको आप मान लो एल्यूमिनियम, सॉरी कॉपर, ठीक है। तो ये हो गया आपकी गोल्ड वायर, ये हो गया आपके सिल्वर वायर, और ये हो गया आपके कॉपर वायर, और ये हो गया आपके एल्यूमिनियम वायर। ये 4 वायर है, चारों की लेंथ जो है वो सेम है, एरिया चारों का सेम है, फिर भी यहां पर चारों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। और ये क्यों है? ये इसी वजह से है ना, नेचर ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का नेचर है ना, मटेरियल का नेचर किस तरीके का है। यहां पर चारों की लेंथ सेम है, एरिया सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी यहां पर रेजिस्टेंस अलग अलग है चारों के। इसका मतलब यह है कि गोल्ड का रेजिस्टेंस सबसे कम, और इस ऑर्डर में हम बढ़ते जाएंगे तो यहां पर सबसे कम, फिर थोड़ा सा ज्यादा, फिर थोड़ा सा और ज्यादा, और थोड़ा सा फिर और ज्यादा, इस तरीके से आपके रेजिस्टेंस होगा। समझ में आ गया? गोल्ड का सबसे कम बनाया, देन फिर सिल्वर का, देन फिर कॉपर का, और देन फिर एल्यूमिनियम का तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बनाया। सब कुछ सेम है, फिर भी ये हो रहा है। तो ये मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल किस तरीके का है। अब अगर मैं इसको पूरे को क्यूमुलेटिव यानी कि एक साथ मिलाकर लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा मैं? यहां पर आपको आर जो है आपका रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा मैं, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते ही क्या आ जाएगा मेरे पास? यही चीज आ जाएगी सेम। कौन सी? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते क्या लगाना पड़ेगा मुझे? यहां पर रो लगाना पड़ेगा। और यही आपका क्या है? रेजिस्टेंस है। यही आपका रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। Where rho is a constant of proportionality and is called the electrical of the material of the conductor, है ना। ये material of the conductor कहलाएगा। The SI unit of resistivity, और इसे हम क्या बोलते हैं? resistivity। ये भी समझना, क्या बोलेंगे इसको हम? रो को क्या बोलते हैं? resistivity। समझ लेना इस चीज को कि मैं क्या रहा हूं। वो है रेजिस्टेंस, आर तो है रेजिस्टेंस, और ये जो रो है इसे हम क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे हम इसे? समझ लेना। कई बार बच्चे जो है कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर रजिस्टिविटी क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, तो दोनों अलग अलग चीज हैं। रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है आपकी कि मटेरियल कौन सा है, तो रजिस्टिविटी उस पर डिपेंड करती है। कॉपर वायर की जो रजिस्टिविटी होती है वो गोल्ड वायर से क्या होती है? ज्यादा होती है रेजिस्टिविटी, है ना। समझ में आ गया? अच्छा, इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करें हम, तो एसआई यूनिट भी मैं निकाल के बता देता हूं आपको। ये जो ओम मीटर निकाला हुआ है आपके यहां पर, ये ओम मीटर, तो किस तरीके से निकली है रेजिस्टिविटी, तो मैं बता देता हूं आपको कि जब ये रो है, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट निकाल रहे हैं हम, तो ये ए को इधर लेके चल जाएंगे और ए एल नीचे आ जाएगा। तो यहां पर रो इक्वल टू क्या लिखेंगे? यहां पर ये रो को मैं इस तरीके से लिखूंगा, यहां इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं आपको इस तरीके से लिखूंगा। समझ जाना कि ये रो ही है ना, ये रो ही है, समझ जाना। तो यहां पर रो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? रो इक्वल टू, ये ए को इधर लेके चल जाएंगे तो आर ए अपॉन क्या आ जाएगा? एल। आर की एसआई यूनिट क्या होती है? यहां पर आर की जो एसआई यूनिट होती है आपके ओम होती है। तो मैं ये इससे ओम के ये ऐसे ओम लिख दूंगा, थोड़ा सा गलत हो गया है तो मैं इसे अच्छे से लिख देता हूं आपके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं इसे रो लिख दूंगा, ये इस तरीके से रो लिख दूंगा। ए की क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है एरिया की, तो मीटर स्क्वायर। और लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो यहां मीटर से तो मीटर कैंसिल आउट हो गया एक, है ना। तो बचा क्या आपके? क्या बचा? रो और ये मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट आई, क्या निकल के आई? रो मीटर आपके यहां पर रेजिस्टिविटी की यूनिट निकल के आई है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा अच्छे से कि मैंने क्या समझाया है यहां पर। ठीक है, चलिए। रेजिस्टेंस क्या है? बेसिकली सिर्फ रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इतना इजीली आगे जाने नहीं दे रहा है। चलिए, यहां पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। किन किन फैक्टर्स पर आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जस्ट अभी इससे पहले वाले मैंने आपको यही पढ़ाया, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है ना, एनसीईआरटी बेस्ड है सब कुछ। तो अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही चीज बताई थी कि यहां पर क्या पूछा गया आपसे, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। सो यहां पर अगर आप सॉल्यूशन लिखना चाहेंगे तो सॉल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे आप समझना। सॉल्यूशन यहां पर यू नो दैट, क्या जानते हैं? हम जानते हैं, ऐसे लिखोगे आप। यहां पर क्या लिखेंगे अपन? वी नो दैट
रुको, क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं यहां पर, हम जानते हैं कि आर जो है, रेजिस्टेंस जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल अपॉन ए के। और यहां पर हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, आर इक्वल टू इसे लिखा जा सकता है रो एल अपॉन ए भी लिखा जा सकता है, ये हम जानते हैं। तो अगर ये हम जानते हैं तो बस समझ में आ ही चुका है रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स डिपेंड्स, रेजिस्टेंस है ना, क्या लिखूंगा मैं यहां पर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन अब किस किस पर डिपेंड करेगा, ऑन लेंथ, किस पे डिपेंड करेगा, पहला तो है आपका ऑन लेंथ ऑफ द मटेरियल है ना। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द वायर, लिख देता हूं यहां पर, मटेरियल ये तो वायर लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ द वायर। तीसरा ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर या मटेरियल। समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आपका जो है, ये जो रेजिस्टेंस है आपका, ये रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है आपका, जो यहां पर इस तरीके से भी लिखे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया, आर रो पे, ये रो आपके, इसे रो भी लिख दो, आर एच ओ रो, ये रो भी लिख दें आप इसे। तो इस तरीके से आपका जो रेजिस्टेंस है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड्स करता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर क्या पूछा गया है, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल है व्हेन कनेक्टेड टू अ सेम सोर्स, व्हाई। रीजन पूछा गया है यहां पर कि किस में से आपके सेम सोर्स से अगर कनेक्टेड है तो किस में से आपके करंट का फ्लो होगा, जो करंट का फ्लो हो रहा है वो थिक वायर में से अच्छे से फ्लो होगा या थिन वायर में अच्छे से फ्लो होगा, ये पूछा गया है। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं यहां पर, हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वाला पढ़ाई था, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से जिन पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा था वहां पे। अब यहां पर पूछा क्या गया है आपसे कि क्या भैया थिक वायर और थिन वायर, इन दोनों में से किसमें करंट मोर इजीली फ्लो होगा, तो आपको पता है मैं थिक वायर में से ही होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर एज वी नो, क्या जानते हैं हम, एज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई हम, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी मैंने क्या लिख दिया है यहां पर, ये आर जो है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, 1/a के। अब जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। सो किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि थिक में से बहेगा या थिन में से बहेगा, तो वी नो दैट कि थिक वायर क्या है, ये है थिक वायर और एक ये है थिन वायर, है ना। तो ये थिक वायर लिख देता हूं मैं, थिक वायर, और ये है थिन वायर। अब यहां करंट किसका ज्यादा फ्लो होगा, किस पे ज्यादा फ्लो होगा, तो हम जानते हैं कि भैया थिन वायर है, तो एरिया ऑफ थिक वायर
है ना, थिक वायर का जो एरिया है वो क्या है, ज्यादा है किससे, एरिया ऑफ थिक वायर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ थिन वायर। थिन वायर यानी कि पतले वायर जो है उससे ज्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू ATC, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एरिया बड़ा है तो रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ थिन वायर। समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको कि हो क्या रहा है यहां पर हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, ये जानते हैं हम, और यहां पर दिया हुआ है थिक वायर थिन वायर, तो एरिया ऑफ थिक वायर बड़ा है तो एरिया ऑफ थिन वायर कम है, तो यहां पर रेजिस्टेंस इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर क्या होगा आपका, कम होगा रेजिस्टेंस ऑफ थिन वायर से। दूसरा क्या बोला गया, क्यों, तो ये तो क्यों तो आपको समझ में आ ही गया, रीजन ये है कि यहां पर हिंड्रेंस कम होंगे, इससे इलेक्ट्रॉन को यानी कि चार्ज को फ्लो होने में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बहुत इजीली जो इलेक्ट्रॉन है चला जाएगा आपके, बहुत इजीली फ्लो हो जाएगा, इसलिए आपके यहां पर प्रॉब्लम्स नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। क्या कहा गया है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का कांस्टेंट रखा गया है। वाइल, अच्छा अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो मैंने पहले भी आपको ये चीज बताई थी कि आप क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ें। अगर आप क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे उसकी इमेज बनती चली जाएगी, रफ एक व्यू बन जाएगा उसका आपके दिमाग में कि पूछ क्या रहा है, पूछना क्या चाहता है एग्जामिनर, और हमें आंसर क्या देना है, हमारी आंसर राइटिंग किस तरीके की होगी, ये आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और आप जितना पढ़ेंगे ना भाई, आप जितना पढ़ेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लैरिटी से अंदर जाता रहेगा, बहुत अच्छे से दिमाग में घुसता रहेगा। क्वेश्चन से घबराने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है आपको। यहां पर क्वेश्चन को क्या करें आप, टुकड़ों में तोड़ें, टुकड़ों में तोड़कर उसको पढ़ें, 2 से 3 बार पढ़ें और एक रफ व्यू बना लें, एक लिख लें उसको। और आपका क्वेश्चन जो अगर कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो रही है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो एग्जामिनर दे देगा नंबर आपको, आप डोंट वरी, पर इतना तो लिखें, है ना, हो जाएगा, है ना। अब देखो यहां पर लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट, तो भैया आपका रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लगा रहे हैं बहुत एंड्स के, कंडक्टर के बहुत एंड्स पर, वो क्या किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, उसकी फॉर्मल जो पहले वाली वैल्यू थी उससे क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। तो भैया व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट, करंट में क्या क्या चेंजेस होंगे जो इससे पास हो रहा है। अब समझना, अब यहां पर अगर आपको सॉल्यूशन लिखना है तो सॉल्यूशन किस तरीके से हमें लिखना होगा ये समझने की बात है। यहां सॉल्यूशन जो है वो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो बाय द ऑम्स फॉर्मूला, वी नो बाय द ऑम्स फॉर्मूला, ऑम्स के फॉर्मूले से हम क्या जानते हैं, ऑम्स भाई साहब ने हमें क्या कहा, ऑम्स के फॉर्मूले से, ऑम्स लॉ से हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ये हम ओम्स ने हमें बताया, ओम आए और ओम ने हमें ये बताया कि V इक्वल टू क्या होता है आपके IR होता है, ठीक है, V इक्वल टू IR होता है। अब यहां पर रेजिस्टेंस क्या क्या है, गिवन क्या है हमें, यहां गिवन है दैट, गिवन क्या है, गिवन जो है VR गिवन, क्या गिवन है हमें, लिख देता हूं मैं, अच्छे से लिखे है ना, बहुत अच्छे से लिखे, VR गिवन, VR गिवन हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस R ऑफ कंडक्टर, या मटेरियल लिख देता हूं या कंडक्टर ही लिख देते हैं, अब लिख ही दिया तो कंडक्टर, कंडक्टर क्या है आपके इक्वल टू कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट इज कांस्टेंट है ना, इज रिमेन कांस्टेंट, आपका ये क्या है, कांस्टेंट है ना, तो इज कांस्टेंट, कांस्टेंट आपका ये कांस्टेंट है। अब दूसरी चीज क्या दी गई है आपको
कि भैया होगा क्या अगर आप यहां पर इस v को, तो इसे कैसे लिखूंगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, I के हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस तो आपके यहां पर कांस्टेंट है, और अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, ओमिक मेटल होगा। सो यहां पर क्या कहेंगे हम इसे, ओमिक मेटल। क्या बोलेंगे, दिस वन इज ओमिक मेटल, यहां लिख देता हूं मैं ओमिक, ओमिक मेटल। समझ में आ गया, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो जो ग्राफ बनेगा आपका वो ग्राफ इस तरीके वाला ग्राफ बनेगा। अब यहां पूछा क्या गया है कि आई, तो अगर यहां पर क्या कर दिया गया है, अगर फॉरवर्ड वैल्यू इसकी v थी, अब इससे क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है, यानी कि नाउ द वैल्यू इज हाफ, नाउ द वैल्यू, नाउ वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना, या वोल्ट मान लेते हैं इसको, तो वोल्ट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, है ना, पहले वाली वैल्यू से, फॉर्मर वैल्यू, इसकी फॉर्मर वैल्यू से क्या कर दी गई है, हाफ कर दी गई है, जो पहले वाली वैल्यू थी इससे क्या कर दिया गया है, हाफ। देन सो क्या होगा, क्या होगा आपके, मैं कलर चेंज करके लिखता हूं आपके, सो द करंट will also decrease to half of its initial या final formal initial value। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, यहां पर जो करंट है आपका, वो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रीजन क्या है, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर V जो है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना आप V में चेंजेस करेंगे उतना ही चेंजेस आपके किस में होगा, करंट में भी उतना ही चेंजेस होगा। तो जितना आप डिक्रीज करो उतना ही करंट आपके डिक्रीज होता चला जाएगा। बस क्लियर है, तो हाफ कर दी इनिशियल फॉर्मल वैल्यू की, तो यहां पर आपके ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर, जो इलेक्ट्रिक टोस्टर हैं आपके, एंड इलेक्ट्रिक आयरन, जो इलेक्ट्रिक आयरन है, मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। प्योर मेटल से नहीं बनाए जाते आपके इलेक्ट्रिक टोस्टर, और इलेक्ट्रिक आयरन किससे बनाए जाते हैं, अलॉय से बनाए जाते हैं। क्यों बनाया जाता है, ये आपसे कारण पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देख लेते हैं भाई। आपको मैंने पहले ही भी बताया था, इसके फर्स्ट वाले में आपको बताया था मैंने कि कंडक्टर, अलॉयज और इंसुलेटर के बारे में मैंने आपको बताया था। किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में आपको बताया था कि कंडक्टर तो क्या होते हैं, एक अच्छे यानी कि गुड कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे से कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर आपके इतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, बैड कंडक्टर्स होते हैं, है ना, बेड अच्छे से इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करते। हाँ, पर जो अलॉयज होते हैं, ये अलॉय क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट में आपको मैं अलॉय के बारे में भी बताऊंगा, इनके लेटेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको मैं हीटिंग इफेक्ट में बताऊंगा। अब यहां पे क्या हो रहा है आपके कि जो ये अलॉय है, ये अलॉय दो प्योर मेटल्स को मिलाकर एक इम्प्योर मेटल को बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, दोबारा समझना। अलॉय क्या है, अलॉय व्हील आपने सुना होगा, अलॉय व्हील जो बाइक्स में आजकल अलॉय व्हील आते हैं। अलॉय व्हील का मतलब ही यही होता है कि दो ऐसी मेटल्स को मिला दिया गया है, प्योर मेटल्स को मिलाकर एक इम्प्योर मेटल, जो हमें डिजायर्ड चीज चाहिए थी, जो हमारी इच्छा थी कि इसके अंदर ये गुण भी होने चाहिए और इसके अंदर ये गुण भी होने चाहिए, दोनों गुणों को मिक्स करके एक अच्छी सी क्वांटिटी बना दी गई है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम अलॉय बोलते हैं। अब अलॉय दो मेटल हो गए, दो प्योर मेटल्स हो गए, दो प्योर मेटल्स को मिलाकर एक इम्प्योर मेटल बना दिया गया। इम्प्योर मेटल क्यों बनाया, क्योंकि हमें यहां पर हीटिंग इफेक्ट चाहिए था, है ना, हमें यहां पर चीजों को गीजर बनाना था, क्योंकि हमें पानी गर्म करना है।
गीजर बनाना था, हमें इलेक्ट्रिक टोस्टर बनाना है क्योंकि हमें पेस्ट्री गर्म करनी है, हमें और भी चीजें, इलेक्ट्रिक आयरन बनानी थी क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर कपड़ों के जो क्लॉथ्स होते हैं आपके उनके प्रेस करनी थी, है ना। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का हीटर के मतलब इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट भी हमें यूज करना था। अब अगर ये यूज करना है तो इसके लिए क्या जरूरी था, अलॉय जरूरी था। अलॉय कैसे बनाया है भाई, जो कंडक्टर है कॉपर वायर तो आपने देखा होगा सीधे से चल जाता है, करंट बहुत कम गर्म होता है, पर हमें ऐसी चीज चाहिए थी जो जल्दी से गर्म हो जाए। तो गर्म हो जाए तो हमने क्या किया, अलॉय बनाया। अब अलॉय में क्या होता है कि दो प्योर मेटल्स होती है, ये दो प्योर मेटल है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन से ये इस तरीके से, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन से, और एक और दूसरी मेटल है आपके यहाँ पर इस तरीके की। अब जब यहां पर इन दोनों मटेरियल्स को मिलाया गया, तो जब दोनों मटेरियल को एक साथ मिलाकर बनाया गया तो आपके क्या हुआ कि दूसरी जो मेटल बनी अलॉय, इसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन भी थे और इसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन भी थे, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, अब है ना, और संख्याएं बढ़ गई इलेक्ट्रॉन्स की। अब संख्याएं भी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन्स की, चलो ठीक है, पर इनका लेटेस्ट स्ट्रक्चर भी इतना तरीके का नहीं बन पाया। लेटेस्ट स्ट्रक्चर मतलब कि जो प्योर मेटल्स होती है, अब अगर आप खुद भी जानते हैं कि एक प्योर चीज क्या होती है और एक इम्प्योर चीज क्या होती है। प्योर चीज तो प्योर ही होती है ना, तो प्योर है तो यहां पर लेटेस्ट स्ट्रक्चर बहुत सही होगा, पर जैसे ही इम्प्योर मेटल बना दी गई तो यहां पर लेटेस्ट स्ट्रक्चर भी इतना तरीके का नहीं सेट हो पाया, इतना स्ट्रक्चर तरीके से सेट नहीं हो पाया। तो इससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की रैंडमनेस ज्यादा बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रैंडमनेस बन गए। यहां करंट का तो फ्लो होगा, एज ए कंडक्टर ही वर्क करते हैं क्योंकि मेटल्स हैं, तो मेटल है तो कंडक्टर की तरह ही वर्क करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का तो फ्लो करेंगे, बट इलेक्ट्रिसिटी का इतने अच्छे से फ्लो नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के रैंडमनेस बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन के कोलाइड करेंगे, जो वो कोलाइड ज्यादा होने लगेंगे, बहुत ज्यादा कोलाइड करने लगेंगे, क्योंकि लेटेस्ट स्ट्रक्चर भी इन्हें अलाउ नहीं कर रहा है आगे जाने के लिए, तो वो बार बार बहुत सारी चीजों से टकराते हुए कोलाइड करते हुए आगे जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके आगे टकराते हुए जा रहे हैं, कोलाइड करते हुए जा रहे हैं, तो क्या हो गया, आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया। और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो आपको पता है कि अगर एक बार जब बैटरी से एनर्जी दे दी गई इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ये आगे की तरफ भगेगा, और आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से टकराएगा और कोलाइड करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कोलाइड करते इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझना कि ये दौड़ने लगेगा ऐसे, और दौड़ने लगेगा तो एकदम से क्या होगा कि आगे वाले एटम से एकदम से सडनली कोलाइड करेगा, है ना, सडन कोलाइड करेगा, तो एकदम से इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि इसकी जो गति मिली थी इसको, जो वेग मिला था इसको, उसमें एकदम से क्या आ जाएगा, ड्रॉप आ जाएगा, एकदम से रुक जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। फिर आगे कोई कोई खड़ा है, आपको पता लग गया, जैसे आपको खाली रोड मिलता है, खाली रोड मिलते ही आप भगने लगते हैं, और फिर वापस से ट्रैफिक आया, फिर आपको गति धीमी करनी पड़ती है, फिर आप क्या हुआ, खाली रोड आया, फिर आप भगने लगेंगे, फिर आगे आपको पता लगा कि यार फिर वापस से यहाँ जैम है ना, तो जैम आता है तो फिर वापस से आपको वहां रुकना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी में लॉस होगा, और वो एनर्जी आपकी जो है, वो एनर्जी, अब जैसे आप चला रहे होते हैं साइकिल, तो पसीने के रूप में आपके बाहर निकलती है ना, जो स्वेट आता है ना, पसीना आता है, स्वेट आता है, तो स्वेट के रूप में हमारे बाहर निकलती है। वैसे ही यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है, एक हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, उसके अंदर से हीट निकलती है, और इसी हीट का हम कहां यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में उसका यूज करते हैं, इन सभी जगह हम किसका यूज करते हैं, इस हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट का, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो यहां पूछा क्या क्या है, व्हाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक हीटर मेड ऑफ अलॉय, अलॉय से क्यों बनाई जाती है, क्योंकि अलॉय क्या है, अलॉयज आर कंडक्टर बट द रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय इज ग्रेटर देन द कंडक्टर्स। समझ में आ गया, तो क्या लिखूंगा मैं, अलॉयज आर क्या है, अलॉयज आर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स तो हैं, बट क्या है, कंडक्टर तो हैं, बट हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस होता है इनका, ग्रेटर रेजिस्टेंस होता है किनका, इनका ग्रेटर रेजिस्टेंस
resistance, greater resistance than the conductors और प्योर मेटल्स लिख सकते हैं, और प्योर मेटल्स। समझ में आ गया आपको कि यहां पर जो इनका रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा रेजिस्ट करते हैं ड्यू टू दैट, इसकी वजह से, ड्यू टू दिस इट प्रोड्यूस मोर हीट, बहुत ज्यादा हीट निकालते हैं, मोर हीट, so we use this heat ये जो हीट है हम वो यूज कर लेते हैं, दिस हीट फॉर इलेक्ट्रिक आयरन, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर के लिए हम ये हीट का यूज कर लेते हैं। समझ में आ गया? ये आ गया कुकिंग फूड्स के लिए हम इस हीट का यूज कर लेते हैं, हम आयरन करने के लिए, प्रेस करने के लिए हम इस हीट का यूज कर लेते हैं। अलॉयज आर कंडक्टर्स हैं बट ग्रेटर रेजिस्टेंस होता है किससे? कंडक्टर से, और इसका हम क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है मोर हीट, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये आपको एक टेबल दी हुई है, ये टेबल में क्या दिया हुआ है आपको? ये कंडक्टर्स हैं, है ना, ये अलॉयज हैं और ये इंसुलेटर्स हैं। कंडक्टर में सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीज, कॉन्स्टेंटन, है ना। तो ये है अलॉय है कॉपर और निकल का, है ना। और इस तरीके से यहां पर ये रेजिस्टिविटी इनकी अलग अलग दी हुई है आपको। यहां पर जैसे सिल्वर की रेजिस्टिविटी आपको दी हुई है 1.60 इंटू 10⁻8 ओम मीटर है ना। और यहां पर कॉन्स्टेंटन की जो है आपको रेजिस्टिविटी कितनी दी है? 49 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है? ये रेजिस्टिविटी ज्यादा है या ये रेजिस्टिविटी ज्यादा है? तो यहां पर रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, मतलब कि ये जो है आपका अलॉय जो है, ये अलॉय ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेंगे किसमें? इलेक्ट्रॉन के फ्लो में। और सिल्वर, टंगस्टन, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, ये आपके कम रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस जो ऊपर आ रहा होगा, जो सबसे कम रेजिस्टिविटी जिसकी होगी वो सबसे कम रेजिस्टेंस शो करेगा। सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस होते हैं जैसे कि ग्लास, हार्ड रबर, एबोनाइट की रोड है जो, है ना, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं इस ऑर्डर का, 10⁻10, 10⁻⁻14 के ऑर्डर का रेजिस्टेंस शो करते हैं। यानी कि जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा, यहां तो माइनस में है पर यहां तो प्लस में आ गया, 10⁻10 से 10⁻14 बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा होगा, यानी कि बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी शो करेंगे ये। तो यहां से तो करंट का फ्लो होने का मतलब ही नहीं है। तो ग्लास है, हार्ड रबर है, एबोनाइट है, डायमंड है, पेपर है, तो ये बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी शो करते हैं, और ये आपके कम रेजिस्टिविटी शो करते हैं ऊपर वाला। क्लियर है? यहां सबकी रेजिस्टिविटी आपको दी हुई है। अब इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसको हम यहां पर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है आपसे? यूज द डेटा इन टेबल, जो टेबल में डेटा दिया हुआ है देखकर, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच अमंग आयरन एंड मर्क्यूरी इज बेटर कंडक्टर। आयरन और मर्क्यूरी में कौन बेटर कंडक्टर है? कौन बेटर कंडक्टर है देख लेते हैं अपन। यहां पर आयरन कहां पर है? ये रहा। मर्क्यूरी कहां पर है? ये रहा। तो बेटर कंडक्टर कौन होगा? ये मर्क्यूरी के सामने इसकी रेजिस्टिविटी ये है, और मर्क्यूरी के सामने इसकी रेजिस्टिविटी ये है। क्लियर है? तो यहां पर आयरन की रेजिस्टिविटी कितनी है? 10.0 इंटू 10⁻⁻8, और इसकी 94.0 इंटू 10⁻⁻8। किसकी रेजिस्टिविटी कौन ज्यादा है? हम जानते हैं, वी नो दैट बाय द टेबल। टेबल से हम क्या जानते हैं? टेबल से हम जानते हैं, यहां पर समझना है, इसको मैं इधर बना देता हूं वापस से, कि क्या जानते हैं हम, है ना, बाय द टेबल, बाय द टेबल, बाय द डेटा, बाय द टेबल। टेबल से हम क्या जानते हैं? टेबल से यहां जानते हैं हम क्या, कि यहां पर जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन कितनी है भाई? आयरन की 10.0 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। समझ में आया क्या?
और रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी ऑफ किसकी, मर्क्यूरी की, मर्क्यूरी की कितनी है, मर्क्यूरी की आपकी 94.0 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। किसकी ज्यादा है यहां पर, इसकी ज्यादा या इसकी ज्यादा है, तो मैं देता हूं आपके समझ में आ जाएगा। किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। तो यहां पर क्या है, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी रो लिख देता हूं इसको अच्छे से, ताकि मुझे, आप तो पूरा लिखना है आपको तो, पर यहां मैं लिख देता हूं रो, है ना। ये क्या है आपके यहां पर रो, है ना, रो या रजिस्टिविटी, रो है ना, ऑफ आयरन, आयरन इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, कम है किससे, मर्क्यूरी से। समझ में आ गया। तो किसकी, कौन है बेड कंडक्टर, कंडक्टर कौन अच्छा होगा यहां पर आपके, जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी वही आपका अच्छा कंडक्टर होगा, कंडक्टिविटी भी उसकी ही अच्छी होगी जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी। तो यहां पर रजिस्टिविटी किसकी कम है, आयरन की। तो यहां पर ये आयरन इज अ बैड कंडक्टर, आयरन इज अ गुड कंडक्टर, आयरन, आयरन ये जो कंडक्टिविटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन द कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्टिविटी बोलते हैं इसे हम, यहां पर क्या बोलेंगे इसको, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ आयरन, ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी टिविटी ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। समझ में आ गया। तो यहां पर कौन अच्छा कंडक्टर होगा, बेटर कंडक्टर कौन होगा आपके यहां पर, आयरन जो है यहां पर आपका बेटर कंडक्टर होगा, जैसे कि हमने अभी टेबल से देखा, जिसकी रजिस्टिविटी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। समझ में आ गया, है ना। और जिसकी रजिस्टिविटी कम उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, अच्छे से कंडक्ट कर पाता है इलेक्ट्रॉन को, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। क्लियर है। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए यहां एक और क्वेश्चन पूछा गया है, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, कौन सा मटेरियल आपका बेस्ट कंडक्टर है। अगर इसी में पूछा जाए तो आयरन है, अगर ऊपर वाला क्वेश्चन ए में पूछा जाए तो इन दोनों में तो आयरन है ना, क्योंकि यहां पर रेजिस्टिविटी किसकी कम है, आयरन की कम है। बट अगर इस टेबल के पर्सपेक्टिव से पूछा जाए, इस टेबल में पूछा जाए, तो टेबल में तो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है, आयरन, इसकी, सिल्वर की, और कॉपर की भी सेम ही है, लगभग सेम। तो क्या है 6.2 है, पर इसकी क्या है 6.0 है ना, 1.60 है। तो सबसे इस टेबल के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा तो देखो सिल्वर, गोल्ड होता है। देन इसके बाद अब यहां पर पूछा जाए तो कौन है, सिल्वर। तो हम लिख सकते हैं यहां पर रजिस्टिविटी ऑफ, रजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर इज वेरी लो, बहुत कम है, वेरी, बहुत कम है, वेरी लो, लो तो नहीं बोलेंगे, वेरी लेस, बहुत कम है ना, वेरी लेस एज कंपेयर टू दी अदर, एज कंपेयर टू दी अदर, टू दी अदर। सो सिल्वर जो है आपका, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर्स, बेस्ट कंडक्टर, कंडक्टर अमंग देम, उनमें से सब में से जो बेस्ट कंडक्टर होगा वो कौन है आपका, सिल्वर है। क्यों, क्योंकि यहां पर रेजिस्टिविटी जो है वो सबसे कम है, लेस है किससे, दूसरे जो मटेरियल्स हैं उनसे सबसे कम है, इसलिए आपकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम, तो कंडक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी,
सिल्वर क्यों होगी? इसलिए सिल्वर जो है आपका उन सब में से एक बेस्ट कंडक्टर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब से कितना करंट ड्रॉन होगा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, कितना करंट निकलेगा अगर ऐसी जो वोल्ट है वो कितना है 220 वोल्ट है सोर्स। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज, कितना दिया हुआ है 1200 वोल्ट, है ना, 1200 ओम सॉरी। तो रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे कि कितना करंट जो है वो ड्रोन होगा, कितना करंट निकलेगा उस फिलामेंट से, इलेक्ट्रिक बल्ब से। तो चलिए देख लेते हैं यहां पर किस तरीके से हमारी अप्रोच होती है, किस तरीके से हम करते हैं, यहां पर इसको समझ लेते हैं। चलिए यहां पर क्या है आपके, जो हमें गिवन है पहले तो वो लिख लेते हैं हम, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन जो वी आर गिवन, क्या क्या गिवन है हमें यहां पर लिख लेते हैं हम, वी आर गिवन, जो हमें गिवन है पहले तो वो हम यहां पर लिख लेते हैं। वी आर गिवन, क्या क्या गिवन है, एक तो हमें वोल्टेज गिवन है हमें, तो मैं यहां पर वोल्टेज लिख सकता हूं, वोल्ट वी हमें यहां पर गिवन है, कितना यहां पर है 220 वोल्ट हमें यहां पर गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, यहां पर हमें रेजिस्टेंस गिवन है, तो रेजिस्टेंस गिवन है तो लिख लेता हूं मैं रेजिस्टेंस कितना गिवन है, आर, हमें यहां पर आर जो गिवन है वो 1200 वोल्ट 1200 ओम यहां पर हमें गिवन है। पूछा क्या गया है आपसे, यहां पर करंट पूछा गया है, यानी कि करंट आई जो है आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए तो देख लेते हैं किस तरीके से देखना है हमें, वो देख लेते हैं यहां पर। वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो किससे, वी नो बाय ohms लो, ohms लो से हम क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके, I इक्वल्स टू आ जाएगा V अपॉन आर। समझ में आ रहा है ना, जो जो हमें गिवन है वो सारी वैल्यूज आप यहां पर लिख लो पहले। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा, सारी चीज समझ में आ जाएगी, एक रफ व्यू बन जाएगा और आपको क्या निकालना है, कैसे निकालना है, सब चीजें पता चल जाएगी। जो जो दिया हुआ है पहले हमने लिख लिया है, जो हमें पता है वो हमने लिख लिया है, अब जो निकालना है वो हम निकालने जा रहे हैं यहां से। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। अब जो जो वैल्यूज दी हुई है वो हम यहां पर पुट कर देंगे। V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और यहां पर क्या है R की वैल्यू कितनी है यहां पर आपका 1200 ओम, 1200 ओम है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा आपके, यहां से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गई, 2 से ये 11 टाइम्स, ये कितनी टाइम्स, ये 60 टाइम्स। समझ में आ गया, 2 से 22 सॉरी 2 से, हाँ 2 से कितनी बार, मैंने तो गलत लिख दिया है ये यहां पर, 2 से कितनी बार गया है ये, 2 से हाँ 11 टाइम्स ही गया है, सॉरी मैं क्या लिख रहा था, 11 टाइम्स, और ये 60 टाइम्स। अब यहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या कट रहे हैं क्या ये, नहीं, तो फिर पॉइंट लगाओ, तो यहां पर पॉइंट लगा देंगे, 0 पॉइंट, भाई यहां पॉइंट बढ़ा देंगे, ये 0 लगा दिए हमने, क्या होगा, है ना, ये 6 से ये 8 टाइम्स और कट गया। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स, तो 0.1 कितना बचा 4 बचा है ना, तो 4 क्या 5 बचे हैं, 5 बचे हैं, तो कितनी बार जाएंगे यहां से 5 बचे हैं, तो अब फिर से वापस 0 बढ़ाने 50 हो गया, फिर कितनी बार जाएंगे 8 बार, 8 टाइम्स जाएंगे, तो बस आप ये लिख लो 0.8, है ना, फिर बचेगा 2, फिर बचेगा है ना 48 आएंगे, है ना, क्योंकि ये 50 बन जाएगा 48 आएगा, तो फिर से वापस से 0 आएगा, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 3 टाइम्स जाएगा, तो 0.818 एम्पियर लिख दो आप, इतना करंट आपके यहां पर ये फ्लो होगा। समझ में आ गया कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.18 एम्पियर आपके यहां पर ये करंट इतना फ्लो हो रहा है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। एक और क्वेश्चन आपसे यहां पर अगर चाहें तो उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, कितना करंट फ्लो हो रहा है यहां पर आपके करंट फ्लो हो रहा है
18 एम्पियर 18 एम्पियर करंट है आपके फ्लो हो रहा है ना, समझ में आ गया। 0 पॉइंट आप लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और 0.818 एम्पियर आपके यहां पर करंट का फ्लो हो रहा है। चलिए यहां पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब मेरे पास यहां पर थोड़ी सी जगह की कमी हो गई है, अब इसको कहां लिखें हम देखते हैं। चलो यहां पर देखना है इसको। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर या कोयल drawn from 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm, अगर इसका रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है, तो क्या पूछा गया, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोयल ड्रॉन फ्रॉम 200 वोल्ट, कितना करंट ड्रॉ होगा 220 वोल्ट से। सोर्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कोयल इज 100 वोल्ट है, 100 ओम है, ठीक है। तो सेम है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, यही सब कुछ है, बस अब इसमें डेटा थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे। तो डेटा अगर चेंज होगा तो मैं बस यहां लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि भाई मेरे पास यहां पर इतना वो है नहीं स्पेस, तो इसलिए मुझे यहीं लिखना पड़ेगा इस जगह पर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं। यहां पर क्या होगा, जो हमें गिवन है वी आर गिवन, जो हमें गिवन है वो पहले लिख देंगे। तो क्या क्या गिवन है हमें, एक तो हमें सोर्स गिवन है, ये गिवन है कि जो वोल्टेज है आपका वो गिवन है, तो वोल्ट कितना गिवन है आपको, वोल्ट V जो है आपका 220 वोल्ट गिवन है आपको। दूसरा क्या गिवन है आपको यहाँ पर, दूसरी चीज जो है वो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर गिवन है। रेजिस्टेंस कितना है आपका, रेजिस्टेंस गिवन है आपको, रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस कितना है आपका 100 ओम रेजिस्टेंस गिवन है। निकालना क्या है आपको, यहाँ पर करंट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो करंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, आई जो है आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, एज वी नो, क्या जानते हैं हम यहाँ से लिखेंगे, एज वी नो बाय द ओम्स फॉर्मूला, ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, सेम चीज है। तो यहां से I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V अपॉन R, और यहां से बहुत अच्छे से बहुत आसानी से क्या निकल के आ जाएगी, हमारे पास वैल्यूज निकल के आ जाएगी। यहां आएगा 220 वोल्ट अपॉन 100 ओम, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 2.2 एम्पियर करंट आपके यहाँ पर फ्लो होगा। समझ में आ गया, कितना करंट फ्लो होगा 2.2 एम्पियर, जो कि आपके यहाँ पर आया हुआ है 2.2 एम्पियर करंट आपके यहाँ पर फ्लो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। क्या पूछा गया है आपसे, द पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका कितना दिया हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। कितना दिया हुआ है 60 वोल्ट। व्हेन इट इज ड्रॉन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, जब ये 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगा फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। क्या पूछा गया है, अगर आपको नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन तो फिर से पढ़े। मैं फिर आपको यही चीज कह रहा हूं, 2 से 3 बार मैंने आपको ये चीज बोल दी है कि अगर आपको डरने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन से। कई बार बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन को या तो बड़ा है ऐसे बड़ा देखकर छोड़ देते हैं, भाई यार ये तो इसमें तो ज्यादा लाइंस हैं तो छोड़ देते हैं, है ना, समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ देते हैं। तो डरने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसे टुकड़ों में तोड़े, है तोड़ दें टुकड़ों में, एक एक लाइन को पढ़ें और इसकी पिक्चर बनाते चले, दिमाग में पिक्चर बनती चली जाएगी। सारा क्वेश्चन बहुत ऐसा रायते की तरह हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो यहां पर इस तरीके से आप एक बार पढ़ें उसको, फिर वापस से पढ़ें अगर नहीं आया तो समझ में। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। क्या दिया हुआ है, गिवन जो है हम यहां लिख लेते हैं, वी आर गिवन। क्या क्या गिवन है हमें, वी आर गिवन, क्या क्या गिवन है जो हम यहां पर लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर जो है उसमें पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल, तो मैं यहां पर पोटेंशियल लिख लेता हूं। V वोल्ट जो है आपका, वो वोल्ट कितना दिया हुआ है आपको, वोल्ट V आपको दिया हुआ है 60 वोल्ट। समझ में आ गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, 60 वोल्ट तो हो गया है आपके। व्हेन इट इज ड्रॉन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, 4 एम्पियर का करंट इसमें से अगर ड्रॉन हो मतलब निकले, तो करंट I आपको यहां पर कितना दिया हुआ है 4 एम्पियर का, ठीक है। तो सोर्स, व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज 1। अब दोबारा से पूछा गया है कि भाई कितना करंट अगर होगा अगर यही पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया जाए, 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 120 कर दिया जाए।
समझ में आ गया। तो अगर हीटर तो है तो हीटर का हमें फॉर्मूला पता है, V इक्वल्स टू IR होता है। यहां V हमें पता है, यहां R हमें नहीं पता है, हमें यहां I पता है। दो वैल्यूज पता है तो हम इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे पहले, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सब जगह सेम रहने वाला है ना। ऐसा थोड़ी है कि बाद में वोल्टेज बढ़ा दिया आपने तो भाई साहब रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया। रेजिस्टेंस आपका चेंज होने वाला रहा नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस हम पहले इलेक्ट्रिक हीटर का निकाल देंगे इन दो वैल्यूज से। तो पहले क्या आएगा आपके रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, क्या आएगा रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। मैं H लिख देता हूं, हीटर को समझ लेना आप हीटर, क्योंकि मेरे पास फिर थोड़ी जगह की कमी रहेगी। तो यहां से क्या होगा, V नौ क्या जानते हैं हम, यहां क्या जानते हैं हम, V इक्वल्स टू IR होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, V इक्वल्स टू R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा आपका V अपॉन I। अब यहां V की वैल्यू भी हमें दी हुई है, I की वैल्यू भी हमें दी हुई है, तो यहां से कितना आ जाएगा, V कितना है 60 है और I कितना है आपका 4 एम्पियर है। तो 60 अपॉन कितना आ जाएगा 4, वोल्ट में है और ये एम्पियर में, सॉरी, है ना। तो कितना है आपके यहां पर, ये कितने टाइम्स कटेगा ये आपका 60 है, ये आपके कटेगा 15 टाइम्स कटेगा। समझ में आ गया। तो 15 ओम आपका रेजिस्टेंस होगा किसका, इस इलेक्ट्रिक हीटर का। समझ में आ गया होगा आपको। 15 ओम जो है इस रेजिस्टेंस का, इस इलेक्ट्रिक हीटर का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब फिर से हमसे क्या पूछा गया है समझना। अब इफ वोल्टेज जो है, वोल्टेज इंक्रीज्ड बाय कितना, इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट, देन करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक हीटर। इस इलेक्ट्रिक हीटर से अगर यहां पर आपका जो कितना इंक्रीज कर दिया गया है, आपका वोल्टेज आपका यहां पर 120 वोल्ट इंक्रीज कर दिया गया है, तो अब यहां से आपसे पूछा गया है कि अब कितना करंट जो है आपका इस इलेक्ट्रिक हीटर से पास होगा, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं यहां पर क्या क्या है, देखना समझना है इसको, कि यहां पर हमें R पता है, R इक्वल टू कितना है 15 ओम है। V पता है कितना, V कितना है 120 वोल्ट हो गया है। अब I तो पूछा गया है तो I तो हम निकाल लेंगे कैसे, V इक्वल्स टू क्या होगा आपके, सॉरी I इक्वल्स टू क्या होगा आपके, I इक्वल्स टू होगा आपके V इक्वल्स टू IR होता है। तो V इक्वल्स टू कितना, I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। तो V कितना है आपके यहां पर, V जो है आपके यहां पर कितना है 120 वोल्ट, और ये कितना है R 15 ओम। कितनी बार कटा भाई, हाँ 5 की टेबल से कटेगा क्या है ये, तो 5 की टेबल से काट देंगे, है ना। 5 की टेबल से कितनी बार, ये 3 टाइम्स। 5 की टेबल से कितनी बार, ये जो है ये कितनी बार कटा आपका, ये कटा आपका 2 टाइम्स और ये 25 टाइम्स कटा। कितना बार, 25 टाइम्स, क्योंकि ये कितनी बार कटेगा, सॉरी 24 टाइम्स कटेगा, है ना। 2 बचेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। दो बार, फिर 2 बचेंगे 20 होगा, 20 से फिर वापस से काटेंगे तो 4 टाइम्स कट जाएगा, फिर वापस से काटेंगे से तो 3 से कितनी बार 8 टाइम्स कट गया। तो आपका कितना है यहाँ पर करंट ड्रॉन हो रहा है, जो 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है आपका कितना। अब इसी इलेक्ट्रिक हीटर से कितना करंट फ्लो होगा आपका 8 एम्पियर। पहले कितना था 4 एम्पियर था, अब कितना होने लग गया है आपका 8 एम्पियर, यानी कि 2 टाइम्स, कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, 2 टाइम्स ऑफ फॉर्मर वैल्यू। फॉर्मर लिख देते हैं या इनिशियल लिख देते हैं फॉर्मर वैल्यू। पहले वाली जो वैल्यू थी उससे 2 गुना ज्यादा करंट इसमें अब फ्लो होने लग जाएगा अगर आप
इसी वोल्टेज को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन यहां पर। ये आपका आ गया है 8 एम्पियर करंट। इस तरीके से आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्यूशन भी आपको दिखाया गया है, इस सॉल्यूशन को देखकर भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर दी हुई है, इज 26 ओम, 26 ओम है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, अगर डायमीटर जो है आपको वो कितना दिया हुआ है, 0.3 mm दिया हुआ है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर क्या रेजिस्टिविटी होगी, यूजिंग द टेबल 22.2 प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, कौन सा मटेरियल होगा ये हमें आपको बताना है। हमें मतलब करना है, आपको क्या बताना है, हमें करना है। क्या कहा गया है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ द लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। कितना है, 1 मीटर की लेंथ, जो 1 मीटर का लेंथ है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 26 ओम है। कितने पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm है, अगर उसका वायर का जो डायमीटर है वो कितना है, 0.3 mm दिया हुआ है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, क्या रेजिस्टिविटी होगी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को। तो चलिए देख लेते हैं यहां पर जो हमें गिवन है, पहले तो उससे लिख लेते हैं हम, जो वी आर गिवन, जो हमें गिवन है, वी आर गिवन, जो हमें गिवन वैल्यूज है पहले तो वो लिख देते हैं। जो गिवन है पहले क्या क्या गिवन है हमें, यहां पर रेजिस्टेंस लेंथ गिवन है ना, लेंथ कितनी है वायर की, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर कितना है आपके यहां पर 1 मीटर, L इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस गिवन है उसका, तो रेजिस्टेंस लिख देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर वो कितना गिवन है, रेजिस्टेंस R कितना गिवन है आपको, ये 26 ओम गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है आपको यहां पर, एरिया, डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ वायर है ना, ऑफ वायर कितना गिवन है आपको, ये गिवन है आपको 0. डायमीटर, तो मैं D लिख देता हूं इसको, D ये है आपके 0.3 mm, और इससे मैं मीटर में चेंज कर देता हूं। तो मीटर में चेंज करेंगे तो इससे 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर हो गया है ना, क्योंकि mm को मीटर में चेंज करूंगा मैं यहां पर, क्योंकि सारी वैल्यूज जो है, समझ लेना इस चीज को, यहां पर यूनिट आपकी सब कुछ सेम होनी चाहिए। अगर यहां पर आपकी यूनिट मीटर में है तो आपको सब कुछ मीटर में ही लेना है। हाँ, अब रेजिस्टेंस को आप ओम को मीटर में नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, बट हाँ जो मीटर में है उसको तो आपको मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये mm में है या तो फिर mm में कन्वर्ट करो, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आंसर पूछा गया है मीटर में, तो आपको मीटर में लेना है। अगर आपसे mm में पूछा गया है तो आपको mm में उसका आंसर देना है। मैंने यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। डायमीटर आपसे दे दिया है। दूसरा और क्या पूछा गया है आपसे, ठीक है, तो आपसे रजिस्टिविटी पूछी गई है। पूछा क्या गया है, रजिस्टिविटी, तो ये भी लिख देते हैं, है ना, रजिस्टिविटी आपसे पूछी गई है मटेरियल की, है ना। रो आपसे यहां पर पूछा गया है, तो निकाल लेते हैं। चलिए किस तरीके से निकालते हैं अपन, यहां समझना है इसको। यहां मैंने क्या किया, वी नो, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं यहां पर, यहां हम जानते हैं कि आर जो है रजिस्टिविटी, आर जो है वो डायरेक्टली आर इक्वल टू कितना होता है, रो एल अपॉन ए होता है। और इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल भी लिखा जा सकता है। क्लियर है, अब समझना है इस चीज को कि यहां पर इसको ये तो लिखा जा ही सकता है। अब रजिस्टिविटी तो पूछी जा रही है, आर आपको पता है डायमीटर होता है, तो डायमीटर होगा तो पाई आर स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है, पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहां से मैं क्या करता हूं, रो इक्वल टू क्या लिखूंगा, रो इक्वल टू आर की जगह तो क्या लिखूंगा, रेजिस्टेंस 26 ओम, आर की जगह तो क्या लिखूंगा 26 ओम। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की जगह में क्या लिख सकता हूं, डी स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकता हूं क्या,
है, d²/2 लिख सकता हूं क्या, सॉरी d/2, तो 4 आ जाएगा। समझना इस चीज को कि यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इस जगह पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। जो एरिया होगा वायर इस तरीके से होता है ना, ये वायर अगर सामने से देखेंगे तो आपको इस तरीके से सर्कल दिखाई देगा। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सर्कल का एरिया होगा, है ना। तो वायर जो सामने से अगर आपको दिखाई देगा तो किस तरीके का होगा, इस तरीके का सर्कल बना होगा, और सर्कल का एरिया आपको लेना होगा। तो यहां पर कितना होगा, ये πr² होगा। समझ में आ गया। अब πr² है तो r हमें यहां पर r थोड़ी दिया हुआ है, हमें यहां तो डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि ये डायमीटर पूरा होता है और r क्या होता है, इसका आधा। तो d/2 हो जाएगा, ये समझ में आ गया, d/2 हो जाएगा क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है। तो यहां अब r की जगह πr² नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, पाई और r की जगह d/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पाई और d²/4 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा अब आपको अच्छे से, है ना। मैंने क्या कहा है, इस तरीके से सर्कल होगा और d/2 आ जाएगा πd²/2 और ये कितना हो जाएगा, πd²/4 हो जाएगा। तो πd²/4 हो जाएगा। तो d की वैल्यू मेरे को यहां पर पता है कितनी है, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर, है ना। और ये पाई की वैल्यू भी मुझे यहां पर पता है, तो मैं पाई की वैल्यू भी डायरेक्ट ही रख देता हूं। पाई की जो वैल्यू है ये कितनी होगी आपकी, 1222/7, है ना। तो 7 तो नीचे चल जाएगा और अपॉन क्या लिख दूं मैं यहां पर, इस L की जगह 1 मीटर और इसको 7 नीचे आ जाएगा तो 7 यहां लिख दिया। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्या है। अच्छा, आपको नहीं आया समझ में तो मैं यहां पर दोबारा ही लिख देता हूं इसको अच्छे से, कि यहां पर क्या आएगा आपके, अपॉन 7 हो गया और नीचे आ जाएगा 1। इसे के अच्छे से लिखने के लिए रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा यहां पर 0.3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 9 में कन्वर्ट 9 हो जाएगा, 0.9 और ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 अपॉन 1, 7 आ जाएगा। 7 से कुछ कट रहा है क्या, यहां पर कुछ कट रहा है क्या भाई 7 से, है। तो यहां पर अब इसकी जो सॉल्यूशन आपको यहां पर दिया हुआ है, ये देखो आप यहां पर ये सब कुछ जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व है ना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ दीज गिवन, तो सबकी वैल्यूज हम यहां पर जब ये देखो बिल्कुल सेम है, जो मैंने किया है वो बिल्कुल सेम है यहां पर, है ना। जब हम इसकी सॉल्व करेंगे, इसको जब इसको सॉल्व करेंगे इसको पूरे को, तो अब यहां पर मेरे को सॉल्व करने का, इससे 26 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब इसे हम कट करेंगे, काटेंगे, तो जो वैल्यूज आएगी आपके पास वो कितनी आएगी आपकी, क्योंकि यहां पर मेरे पास थोड़ा सा क्या है, सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस नहीं है ना, थोड़ी सी जगह की कमी है, इसलिए स्पेस नहीं है। तो आप क्या करना है, आपको 22 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, 0.9 से मल्टीप्लाई करना है और 7 से डिवाइड कर देना है ना। तो जो भी आएगा आपका वो कितना आएगा आपके यहाँ पर, रो इक्वल टू आ जाएगा 1.84 बोलते हैं, सही भी ध्यान रखना। पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज होती हैं उसे डिजिट बोलते हैं, ना कि 84 बोलेंगे, 1.84, है ना। तो ये कितना हो गया आपके 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर हो गया है, और इतना रजिस्टिविटी होगी उस मटेरियल की। अब इतनी रजिस्टिविटी होगी तो ये तो हमारे पास वैल्यू आई। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि भैया आप ये बताइए कि ये मटेरियल कौन सा है। तो हमारे लिए वो टेबल याद करना हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। हम सभी चीजों की रजिस्टिविटी तो हम ध्यान नहीं रख सकते। तो एग्जामिनर या तो आपको वो टेबल बना के देगा और नहीं देगा तो सिर्फ यहां तक ही पूछेगा, और यहां तक नहीं पूछता है तो ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा। समझ गए ना आप। टेबल हमारे लिए इतना ही बड़ी बात नहीं है कि हम बहुत ज्यादा उस टेबल को भी याद रखें। तो एग्जामिनर जो है, जो क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, वो या तो यहां तक ही पूछेंगे, और अगर यहां तक ही पूछेंगे तो ठीक है, और अगर यहां तक नहीं पूछते हैं, वो पूछते हैं कि कौन सा मेटल है, तो आपको वो टेबल भी साथ में देंगे। तो टेबल साथ में देंगे तो हमें यहाँ पर टेबल दी हुई थी 1.84 इंटू 10⁻⁻, क्या आ रहा है आपके यहाँ पर 1 पॉइंट, कहाँ गई वो टेबल, ये रहे, है ना। तो 1.84 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये आपकी कौन सी मेटल होगी, मैग्नीज होगी। समझ में आ गया, मैग्नीज होगी आपकी। ये आ रही है कितनी रजिस्टिविटी आपकी 1.84 इंटू 10⁻⁻6 आ रहा है यहां पर आपके। तो रजिस्टिविटी क्या होगी आपकी, मैग्नीज की रजिस्टिविटी होगी। तो वो मेटल कौन सा होगा आपका,
मैग्नीज मेटल होगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब हम। वहीं इसके जस्ट बाद वाला जो क्वेश्चन है ये हमने बहुत अच्छे से किया, समझा है बहुत अच्छे से, इसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है मैंने आपको। बस ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप थोड़ा सा घर पे करके देख लेने हैं। नाउ चलते हैं यहां पर इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ 1 है ना, हैविंग लेंथ L है, ये 1 नहीं होगा, L है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। A wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm, 4 ohm का resistance है। What would be the resistance of another wire? दूसरे वायर का क्या रेजिस्टेंस होगा, यह आपसे पूछा गया है। ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल है, यानी कि दोनों की रो जो है वो दोनों का इक्वल है, सेम है। हैविंग लेंथ L/2, अब उसकी जो लेंथ है वो L/2 है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2A, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है आपका 2A है, ये पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं यहां पर जो जो गिवन है, पहले तो वो लिख लेते हैं। तो वी आर गिवन, क्या क्या गिवन है, वी आर गिवन लिख लेते हैं। तो जो हमें गिवन है पहले तो उसे हम यहां पर लिख लेंगे। तो गिवन क्या क्या है हमें यहां पर समझना है इस चीज को, कि पहली तो हमें लेंथ ऑफ वायर गिवन है, लेंथ है ना, लेंथ ऑफ वायर ये कितनी गिवन है हमें, 1L गिवन है, L। एरिया कितना है, एरिया ऑफ वायर वो कितना गिवन है हमें, यहां पर A गिवन है, एरिया ऑफ वायर A गिवन है। और क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है हमें, कितना गिवन है रेजिस्टेंस, ये है 4 ओम। रजिस्टिविटी भी पता है हमें, मान लीजिए रजिस्टिविटी आपकी रो मान लीजिए। तो यहां पर एज वी नो, क्या जानते हैं हम यहां पर एज वी नो क्या जानते हैं हम यहां पर, एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहां पर हम, ये क्या हो रहा है भाई, थोड़ा सा देखो यहां एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, यहां जानते हैं हम कि रो यानी कि आर, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो L/A होता है। समझ में आ गया, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, रो L/A होता है। रो आपको उसका दिया हुआ है, L आपको उसका दिया हुआ है कि लेंथ कितनी है वही L है, और एरिया कितना है वही A है, एरिया भी A है, लेंथ भी L है, रेजिस्टिविटी भी रो है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल कितना है 4 ओम के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है कि कितने ओम के बराबर है, 4 ओम के। तो R1 जो होगा, ये R1 मान लो, आप इसको R1 मान के चलो, तो जो R1 जो है आपके कितने के बराबर आ गया, 4 ओम के। और इससे किसको बोलेंगे 4 ओम, इससे रो L/A को हम 4 ओम बोल देते हैं यहां पर। चलिए अब क्या पूछा गया है, नाउ अब क्या पूछा गया आपसे, अब आपसे पूछा गया है नाउ लेंथ क्या है, लेंथ जो है, लेंथ L क्या हो गई अब आपकी, L/2 हो गई। एरिया पूछा गया है, एरिया जो हो गया है अब, एरिया ऑफ वायर A वो कितना हो गया है आपका 2A हो गया है। पूछा क्या गया है, रेजिस्टेंस है ना, तो अब रेजिस्टेंस पूछी गई है आपसे, ये कितना ही होगी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं अपन वापस से। तो यहां से R इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, R इक्वल टू होता है रो L/A। और अब यहां पर क्या लिखूंगा मैं, यहां पर क्या लिखूंगा, L की जगह L/2 लिख दूंगा और A की जगह A/2 लिख दूंगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू L/2 हो गया है ये, और A की जगह क्या हो गया है 2A हो गया है। समझ में आ गया। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से अब यहां से ये 2 तो आ जाएगा नीचे, 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रो R इक्वल टू R2 लिख देता हूं है ना, ये R2 पूछा गया है आपसे, ये R2 इक्वल टू क्या है, रो L/A, और यहां से इसको 1/4 अलग से लिख देता हूं मैं। समझ में आ गया, ये 2 जो है ये नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और रो L/A तो है ही, तो मैंने इसको अलग से लिख दिया है। ये आप जानते हैं कि ये क्या होता है, इसकी वैल्यू आपको इक्वेशन फर्स्ट से पता है। कहां है इक्वेशन फर्स्ट, मान लो ये रही है ना, तो इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम जानते हैं ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हम यहां पर रख देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो आपकी कितना आएगा 1 ओम रेजिस्टेंस आएगा उसका।
क्लियर है? कितना आया? 1 ओम रेजिस्टेंस। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका? 1 ओम रेजिस्टेंस आएगा। समझ में आ गया है ना? ये सारा जो रेजिस्टेंस आने वाला निकल के आया वो कितना आया? 1 ओम रेजिस्टेंस निकल के आया। चाहे तो आप ये सॉल्यूशन देख सकते हैं, यहां पर ये सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन आपको फॉर फर्स्ट वायर यहां पर ये सॉल्यूशन दिया हुआ है R1 इक्वल्स टू रो L अपन, तो कितना आया निकल के? वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम निकल के आया। समझ में आया आपको, है ना? तो आपको मैंने इस वाले जो टॉपिक में ओम्स के लो के बारे में पूरा बताया कि ओम्स लो क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसके बारे में भी हमने यहां पर इस टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ा, डिस्कशन किया, और हमने कुछ क्वेश्चंस जो थे उस पे जो कुछ क्वेश्चन थे वो भी हमने किए। अगर आपको और मोर क्वेश्चंस करने हैं तो आप प्रैक्टिस करें, घबराएं नहीं, क्वेश्चंस हो जाते हैं, रेजिस्टेंस से आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। क्वेश्चंस को टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर पढ़े, बिल्कुल मैं कह रहा हूं आपसे कि वो क्वेश्चंस हो जाते हैं, बस आपको क्वेश्चंस को टुकड़ों में तोड़ना है और क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा टफ होता है बच्चों के लिए, तो प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी हो जाएगा।